हमारे पूर्व में प्रधान रहे अम्बेडा विलेज के श्री रमेश शास्त्री जी, श्री कमल नायक जी, श्री रामपाल जी, श्री जान मोहम्मद जी, हमारे एसडीओ IPH श्री RK शर्मा जी, हमारे तहसीलदार श्री विधि चंद जी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के SDO श्री काजला जी, जय साहबान और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के प्रमुख बंधुओं और अपनी अपनी प्रार्थना पत्र लेकर के आए हुए मेरे बहनों और भाई, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। इनका जन्म आज के ही दिन 25 सितंबर 1916 को राजस्थान के एक गांव में हुआ था और बाल्यावस्था में ही 2 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। वो स्टेशन मास्टर थे रेलवे के। उसके बाद जब ये 8 साल के हुए तो इनकी माता का भी देहांत हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा इनके नाना के घर राजस्थान में हुई और उसके बाद जब नाना जी भी चले गए तो फिर मामा जी ने संभाला। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब ये 16 साल की उम्र तक पहुंचे तो इनके परिवार के 6 लोग इनसे छूट गए। भाई भी उनमें शामिल था, माता पिता, मामा और नाना, ये सारे छूटे। शिक्षा बड़े अच्छे माहौल में हुई थी, संस्कार बहुत अच्छे मिले थे। उसके बाद ये जनसंघ संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में के पदाधिकारियों के साथ इनका मिलना हुआ और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते हुए ये संघ के साथ जुड़े। शादी नहीं करवाई और संघ के प्रति, देश के प्रति समर्पित भावना से ओतप्रोत होकर के इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में ट्रेन में ही हुई। कुछ पता नहीं चला। ट्रेन में खुशहाल बैठे थे, सामान इनके पास था। जब रात निकल गई तो दूसरे दिन इनकी कुर्ता किसी और ने डाला था, इनकी जैकेट किसी और ने डाली थी, इनका थैला किसी और कोई और ले गया था। तो इस प्रकार इस महानुभाव का अंत हुआ। भारतीय लोकतंत्र में हर पार्टी की अपनी विचारधारा है और हर पार्टी का अपना उद्देश्य है, परंतु भारतीय लोकतंत्र में विचारधारा वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी। जो और पार्टियां वो तो या तो परिवारवाद से चल रही हैं या पूंजीवाद से चल रही हैं। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी संस्कारों को लेकर के, संस्कार युक्त पार्टी और विचार को लेकर के चल रही है। वो विचार हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। पहला विचार ये था कि राजनीति में आना है, राजनीति में सब सेवा करनी है और अच्छे ढंग से समर्पण भावना से करनी है, तो आपको अंत्योदय, अंत में जो बैठा है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता और जो व्यक्ति अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, जो काम कर सकता है उसके पास नहीं पहुंच सकता, तो इन्होंने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में आपको अंत्योदय, जो अंत में बैठा हुआ आदमी है, उसके सहयोग, उसको साथ देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा इन्होंने सिद्धांत दिया, वो था एकात्म मानववाद। उन्होंने केवल व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा। आम लोग क्या कहते हैं, हम गांवों की भाषा में भी जब बैठते हैं, पेट भर गया, मन भर, पेट भर गया, और जो कुछ व्यंजन चाहिए थे, स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए थे, वो भी मिले। तो फिर हम क्या करते हैं, वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले, वाह जी, वेरी गुड, यही चिंता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हमारा शरीर केवल पेट ही नहीं है, इस शरीर में मन भी है, इस शरीर में आत्मा भी है, इस शरीर में बुद्धि भी है। ये चारों ही चीजें अलग अलग काम करते हुए व्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक हर किसी तक पहुंचा सकता है। इन्होंने जो विचार दिया उस विचार के अनुसार इन्होंने कहा कि पहले बच्चा है, उसकी बुद्धि जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी और उस बुद्धि के अनुसार वो काम करेगा। उसके मन में आएगा कि मैं समाज की सेवा करूं तो वो समाज की सेवा करेगा। ये सब कुछ करने के बाद उसके मन पे, उसके शरीर में आत्मा का भी वास है, तो वो कहेगा कि मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा के चरणों में चली जाए। तो उन्होंने व्यक्ति को, व्यष्टि को समष्टि तक पहुंचाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जिस बात को मैं पहले कह रहा था, अंत्योदय, इन्होंने कहा था कि गांव में रहने वाले लोगों को परंपराओं के साथ, संस्कारों के साथ हमें काम करने चाहिए ताकि गांवों में उन लोगों को लाभ मिल सके। हमारा दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद, आजादी तो हासिल हुई और आजादी में उस वक्त बहुत सारे विचारधारा के लोगों को, उसमें जनसंघ भी था, उसमें संघ के लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें मुस्लिम समुदाय भी था, उसमें ईसाई समुदाय भी था, उसमें सिख समुदाय भी था। आजादी से पहले कांग्रेस का अर्थ होता है एक इकट्ठ, एक समूह। वो समूह देश की आजादी के लिए काम करता था। अंग्रेजों से जो हम गुलामी में रह रहे थे, उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए वो काम करता था। देश आजाद हो गया। इस देश को, इस संस्कारों से जो ओतप्रोत व्यक्ति था, इस देश की परंपराओं से जो ओतप्रोत व्यक्ति था, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लोगों की सोच थी। महात्मा गांधी जी उस वक्त जीवित थे, उन्होंने नेहरू जी का नाम ले दिया। हालांकि प्रमुख लोगों में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनसे जब पूछा गया गांधी जी से कि आपने, जो बहुत बढ़िया आदमी, जो हिंदुस्तान के लोगों की व्यथा को जानते हैं, हिंदुस्तान को जानते हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया, आपने नेहरू का नाम क्यों लिया? तो उन्होंने साथ बैठे एक ही लाइन बोली थी कि मेरे निकट अगर कोई अंग्रेज है, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है तो नेहरू है, इसलिए मैं नेहरू को चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर बन गए, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधान बने। उसके बाद पहले प्रधान ने भी नेहरू के खिलाफत कर दी। खिलाफत करने के बाद अंत में पहले प्रधान को, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधान को पार्टी छोड़ने का 25 साल तक हमें मैकाले मार्क्स की थ्योरी समझाई जाती रही और हमारे देश की जो थ्योरी थी, हमारे देश का जो विज्ञान था, जो देश कभी विश्व गुरु था, हमें नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की कहीं भी चर्चा नहीं हुई। हमें विदेशों से मार्क्स और मैकाले जैसे लोगों की डेफिनेशन से आज भी पढ़ाया जा रहा है। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, हमने अपने संस्कारों को खो दिया था। देश की आजादी के 72 साल बाद भी शिक्षा ऐसी थी कि रोजगार उन्मुक्त नहीं थी, संस्कार युक्त नहीं थी। हमने उसमें बदलाव किया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अब शिक्षा नीति को बदलने का भी प्रयास किया है और वो लागू है। और मैं ये भी वादा करता हूं, दावा करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा नीति को बदलने का पहला जिम्मा हिमाचल का लगा और हिमाचल इसे लागू करेगा। ये हर व्यक्ति को वो कैसी शिक्षा, तो शिक्षा मां की भाषा, हमारी स्थानीय भाषा में प्राइमरी एजुकेशन। 85% दिमाग बच्चे का प्राइमरी में ही विकसित हो जाता है। तो वो शिक्षा अगर उसे देसी भाषा में मिले तो सबसे बड़ा, वो भी होने जा रहा है। इसके बाद नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी ये स्कूल से शुरू हो गई।
हमारी सरकार ने पहले शुरू कर दिया, जयराम ठाकुर जी ने 2 साल पहले शुरू किया, और उसका परिणाम ये निकला है कि इस देश में, इस प्रदेश में 50,000 बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल में, जो स्कूल हमने नर्सरी तक के खोल दिए, उनमें दाखिल हुए, नहीं तो वो प्राइवेट स्कूल में, टाई वाले स्कूल में जाते हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। श्री पंडित श्री दीनदयाल जी ने यह भी कहा था कि गरीबों के लिए योजना बने, गांव गांव में योजना बने, और गरीब का हित, गरीब को उन्नत करने की योजना बने। आज मोदी जी ने एक से एक बढ़कर के योजना गरीब के पक्ष में की। कोई कल्पना कर सकता था कि हर किसान को, जिसकी कनाल जमीन भी है, जिसकी 100-200 कनाल जमीन भी है, प्रति वर्ष 2019 से लेकर के 2029 तक 6,000 रुपये उसके खाते में आएगा? कभी कल्पना कर सकते थे? दिल्ली से अगर 6,000 चलता था तो पहुंचते पहुंचते वो 2,000 तक रह जाता था, घिस जाता था, जो ले जाने वाले थे ले जाते थे। मोदी जी ने 6,000 रुपया मंजूर किया, वो गरीब का उपकार करने के लिए, किसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। इसी तरह जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस देश में 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी, परंतु बैंक में, सरकारी बैंकों में जो खाते थे, 70 साल की आजादी तक वो खाते केवल मात्र 14 करोड़। 130 करोड़ देश में 14 करोड़ के खाते, बाकी लोग राम भरोसे ना बैंक का लाभ ले रहे, ना अपना पैसा संचित करके, अपना पैसा मेहनत की कमाई इकट्ठी करके जमा करके बैंक से ब्याज लेने की भी उनकी हिम्मत नहीं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको जागृत किया, और जागृत करने के बाद उनको कहा कि अपनी जो बचत है वो बैंक में जमा कराओ, आपको ब्याज मिलेगा। आपका बच्चा कोई अपने काम करना चाहता है, आप कोई अपना काम धंधा करना चाहते हैं, कोई होटल चलाना चाहता है, कोई ढाबा चलाना चाहता है, कोई चाय की दुकान खोलना चाहता है, कोई मनियारी की दुकान खोलना चाहता है, किसी भी प्रकार का कोई काम करना चाहता है, तो बैंक आपको लोन देगा। प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना, ये सारी योजनाएं गरीब के हित के लिए शुरू की। इतना ही नहीं, जनधन योजना में जब खुल रहे थे खाते, लगभग 38 करोड़ खाते खुले। 38 तो 10, 48, 4, 52 करोड़ अभी आधे ही हुए, आधे से भी थोड़े काम हुए। मान लो 30 करोड़ बच्चे ही है जिनका खाता नहीं खुल सकता, परंतु जो 100 करोड़ लोग बचते हैं उनमें भी अभी आधे ही खुले। इतने प्रयास करने के बाद, बैंक को सीधा देश देने के बाद कि जाओ गरीब के घर में जाओ, गरीब का खाता, अगर उसके पास पैसा है तो, अगर पैसा नहीं है तो भी बिना पैसे के उसका खाता खोल दो। तो उस खाते में जिन बहनों ने बिना पैसे के खाते खुलवाए थे, इस कोरोना जैसी समस्या के दौरान मोदी जी ने हर बहन के खाते में, पूरे देश में 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 3 किस्तें 500-500 रुपए की डाली है। 1,500 रुपया उन महिलाओं को भी मिला जो झाड़ी लगाता था, जो कमजोर था, जो रेडी फड़ी लगाता था, जो किसी ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी अगर कामगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुई या उसका पंजीकरण हुआ है तो उस व्यक्ति को भी 2,000 की किस्त आई। हमने जो पेंशन लगाई, मैंने अपने चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में 5248 लोगों को पेंशन लगाई, तो उसमें सभी को 3 महीने तक पेंशन। उज्ज्वला योजना, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ गैस और चूल्हे के पैसे देने पड़े थे, उसमें वो जो गैस दिया था, सितंबर तक 3 सिलेंडर फ्री के देने की बात, अनाज फ्री का देने की, हर व्यक्ति को, हर परिवार के एक मुखिया को लगभग 5 किलो फ्री, जो गरीब परिवार था 5 किलो आटा या 5 किलो चावल, ये भी फ्री देने का प्रयास किया। वो सितंबर तक लागू। इतना ही नहीं, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई वो गरीब को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बताई है। तो मैं चाहता हूं, मैं ये समझता हूं कि जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का सपना था, जिसे वे अपने जीवन में रहते हुए, अपने जीवित रहते हुए पूरा नहीं कर सके, आज 70 साल के बाद मोदी जी उस सपने को पूरा कर रहे हैं। मैं आज के दिन
यहाँ पर हमने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनके शांति को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा को शांति मिले और प्रभु इन्हें अपने चरणों में लीन करें। और आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।